भारत और नेपाल के बीच में शुरू से ही बेटी रोटी का रिश्ता रहा है और दोनों की सीमाएं ऐसी है, इतनी खुली हुई सीमाएं हैं कि कभी पता ही नहीं चलता कि भारत से कब नेपाल पहुंच गए और कब नेपाल से भारत पहुंच गए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब पता चलने लगा है कि भारत से नेपाल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सीमा पर सख्ती है। तमाम नए कानून लगा दिए गए हैं। जब से बालन शाह की सरकार आई है तब से तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। भंसार शुल्क लगा दिया गया है। लोगों के आने जाने पर कड़ा प्रतिबंध है। सीमा इलाके से आप सामान खरीद कर अगर जाते हैं तो 100 रुपए से ऊपर का कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको उसके लिए कस्टम ड्यूटी या यूं कहें कि भंसार शुल्क लगाना होगा, देना होगा आपको। और साथ ही जो वाहनों की आवाजाही पहले बहुत ही आसान तरीके से हो जाया करती थी, अब उस पर भी तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बहाना इस बात का कि राजस्व का नुकसान हो रहा था, तो उस राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए ये तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि नियम के मुताबिक देखें तो कोई भी कुछ गलत नहीं है। नेपाल सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, इसलिए भारत सरकार ने सीधे सीधे इसमें दखल भी नहीं दिया है। लेकिन जब बात रोटी और बेटी के रिश्ते की आती है तो कई चीजें ऐसी होती है जहां पर नियम जो है वो आड़े नहीं आना चाहिए। और अगर भारत अपनी पे आ गया तो न जाने कितनी चीजें ऐसी होगी जिसके लिए जो नेपाल सरकार उसको परेशान होना पड़ जाएगा। तो क्या क्या चीजें चल रही है और नेपाल सरकार ऐसा क्यों कर रही है, भारत इसका क्या जवाब देने वाला है, और क्या नेपाल सरकार चाइना के उसमें कह सकते हैं कि भाई उसके प्रभुत्व में है, उसके कहने में आ गया है इसलिए अब इस तरह की चीजें तमाम वो कर रहा है, या फिर इसके पीछे की सोच क्या है, बालन शाह सोच क्या रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शुक्ला जी, जो इस बात जो पूरी चर्चा होगी उस पर अपना पक्ष भी रखेंगे और सारी चीजों को एक एक करके बताएंगे। स्वागत है प्रदीप जी आपका। नमस्कार। नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच का संबंध रहा है शुरू से, इसको दशकों पुराना संबंध नहीं कहेंगे, ये पुरातन काल से रहा है। जनकपुरी और अयोध्या के बीच का संबंध जग जाहिर है। इसी तरीके से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर दोनों ही पक्षों के बीच में जो संबंध है, जो रोटी बेटी का मैं बार बार कह रहा हूं, वो संबंध है। रोटी का मतलब जो रोजगार धंधे हैं, जो व्यापार है, वो आपस की साझेदारी वाले व्यापार हैं। जो बेटी का रिश्ता है, जो शादी ब्याह है, वो एक दूसरे देश में आराम से होता हुआ नजर आता है। और साथ ही जो भाषा है, अगर मधेश इलाके की बात कर लें, जो सीमावर्ती इलाके हैं नेपाल के, जो कि भारत से सटे हुए इलाके, वहां पर मैथिली भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है और तमाम चीजें हैं जो कि एक दूसरे की देशों की संस्कृति से मिलती जुलती चीजें। लेकिन जब से बालन शाह की सरकार आई है तब से इन रिश्तों पे असर पड़ रहा है। अब जिस तरीके से लगातार नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अब ये कानून बना दिया गया कि भाई आप 30 दिन से ज्यादा किसी भी तरीके से नेपाल में नहीं रह सकते, आपकी गाड़ी नहीं रह सकती, उसमें फिर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके वाहन को जब्त कर लिया जाए। और इसी तरीके से भाई जो भारी वाहन होते हैं, जो ट्रक होते हैं, उसके लिए भी सीधा सीधा निर्देश कि भैया आप अगर नेपाल की सीमा में आते हैं तो 2 दिन से ज्यादा आप रुक नहीं सकते, ऊपर से 1700 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा रह जाते हैं तो जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह के नए नए कानून लगातार जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उसे कड़वाहट आना लाजमी है। लेकिन नियमों की आड़ में ये सब कुछ नेपाल सरकार करती जा रही है और भारत सरकार भी एक हद तक सह रही है। लेकिन पिछले दिनों जब इन्होंने चाबी घुमाई नेपाल की तो उसके समझ में आ गया कि भैया यहां पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बालन शाह इसके बावजूद तमाम सख्ती कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि कहीं ये बहकावे में तो नहीं है, चाइना के बहकावे में तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अब आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते पर बहुत ज्यादा असर डालने वाली है। तो प्रदीप जी, मैं भी ये समझना चाहूंगा कि ये एक उकसावे की राजनीति तो नहीं है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे तो नहीं बालन शाह करना चाह रहे सारी चीजें। देखिए सुरजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नेपाल और भारत के रिश्ते जो है कोई दशकों के रिश्ते नहीं है, सदियों के रिश्ते नहीं है, पुरातन रिश्ते चले आ रहे हैं। अयोध्या से जनकपुरी का रिश्ता बहुत पुराना है और हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, नाते हैं वहाँ पे। पूरा जो तराई बेल्ट है, जो मधेश प्रांत है उनका, वो बिहार की तमाम राज्यों की सीमा, जिलों की सीमा से जुड़ रहा है वो। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था। हम लोग अपने बचपन की बात करें, बचपन से हम लोग जो नेपाल के बारे में हमारी धारणा है, नेपाल के बारे में हमारी जो समझ है, सोच है, धारणा है, वो ऐसा लगता था कि हमारा
एक राज्य है केवल नेपाल जो है, एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पे हमारी आवागमन, हमारे शादी, हमारे खान-पान, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति सब एक जैसी है। तो हमें कभी नेपाल अभी पराया लगता ही नहीं था। खासकर भारतीयों को नेपाल कभी पराया लगता नहीं, और ऐसा ही नेपाल के साथ भी था। ऐसा नहीं कि केवल भारत के लोग ऐसा सोचते थे, नेपाल के लोग भी ऐसे ही सोचते थे। आवागमन हो, चाहे उनके शादियां हो, चाहे वो खान-पान हो, चाहे कल्चरल रिश्ते नाते हों, चाहे हमारे धार्मिक जो रिश्ते जुड़ाव हैं नेपाल से। पर जब से वहाँ राजशाही खत्म हुई है नेपाल में, आप पीछे थोड़ा सा जाएं 15-20 साल पीछे से, तो जब से राजशाही खत्म हुई है और वामपंथी सरकारों का वहाँ पे आगमन हुआ है, तो चाहे ओली हो, ओली के पहले चाहे वो प्रचंड हो, प्रचंड के पहले और जो सरकारें रही वहाँ पे, तो धीरे धीरे भारत विरोधी नैरेटिव वहाँ पे पिछले 15 साल से 20 साल से गढ़ा जा रहा था। और वो अब जो नई जो वहाँ की पौध है, जो नेपाल भी दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक नेपाल वो है जो मधेश प्रांत का है, तराई वाला इलाका है, जो काठमांडू और ये बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है। एक नेपाल वो है जो भारत से थोड़ा दूर है, उनका जुड़ाव उस तरीके का नहीं है। पर बालेन शाह जब से आए हैं, और बालेन शाह चूंकि उग्र युवा हैं और काफ़ी उनका जो काठमांडू एज ए मेयर जो उनका कामकाज रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव कामकाज रहा है। तो जैसे दुनिया में राष्ट्रवादी चीज़ें बढ़ रही हैं, हम भारत की बात करते हैं। देखिए, एक राष्ट्र के रूप में वो अपने फैसले ले सकता है, उसमें अब गलत सही ठहराना मुश्किल काम है। यदि वो कहते हैं कि भाई हम 100 रुपए से ऊपर कोई माल आता है जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 63 रुपए का होता है, तो उससे ऊपर कोई माल आता है तो हम भंसार लेंगे, या हम कस्टम ड्यूटी जो जिसको कस्टम कहते हैं वो भंसार कहते हैं नेपाली भाषा में, वहाँ की भाषा में, तो वो लेंगे। तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। पर चूंकि हम सदियों से दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो हमें दिक्कत हो रही है। खासकर जो रक्सौल है, जो जोगबनी है, जो सीतामढ़ी है, या वहाँ के जो जुड़े हुए जो सीमा के जिले हैं, उनके जो बाजार हैं, चूंकि नेपाल की सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मोतिहारी है, ये पूरा इलाका जो सुपौल का कुछ इलाका है, सारा इलाका वो जुड़ा हुआ इलाका है। क्योंकि उन जिलों से जुड़े पूरा नेपाल का जो बड़ी आबादी है, उनका पूरा जनजीवन जो है भारतीय या बिहार की बाजारों पर निर्भर है। उनकी सामान दिनचर्या की सारी खरीदारी हो, उनकी ज़रूरतें हो, उनके सामान हो, इवन देन वो शादी में भी जो सामान बड़ी खरीदारी करते हैं वो भारत की बाजारों से करते हैं आके, बिहार की बाजारों से करते हैं आके। तो ये नियम तो अप्रैल 24 में आया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि हम 100 रुपये के ऊपर जो भी खरीदारी होगी उस पर हम भंसार लेंगे। पर सख्ती से लागू अब हुआ है जब बालेन शाह की सरकार आई है। तो जब से बालेन शाह की सरकार आई है, तब से भारत भी बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। भारत भी अभी उनको देख रहा है कि उनका क्या रुझान कैसा रहने वाला है। क्या वो लेफ्ट पार्टियों की, जैसी ओली की सरकार थी जिनका रुझान बहुत चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा था, उसके पहले प्रचंड थे, तो प्रचंड का रुझान भी चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा था। इधर चाइना का दखल भी बहुत ज़्यादा नेपाल में बढ़ गया। इस 15-20 साल में भारत का दखल थोड़ा कम भी हुआ है, जिसको लेकर लगातार भारतीय कूटनीतिज्ञ जो है चिंता जता रहे हैं। बीच में आपको याद होगा जब कोविड के दौरान नेपाल कैसे भारत पे आश्रित हुआ था और नेपाल की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ये सच बात है कि यदि भारत थोड़ी भी शक्ति बरतता है तो नेपाल के लिए बहुत आफत की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि उनकी पूरी जो सप्लाई चेन है वो भारत से होकर गुजरती है। पर वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं, ऐसे कदम बार बार उठा रहे हैं, वो शक्ति कर रहे हैं। तो इसके जो परिणाम या दुष्परिणाम है वो आने वाले समय में दिखेंगे कि कैसे होते हैं। पर ये कदम अभी फिलहाल तो जो बिहार के बाजार है, बिहार के व्यापारी हैं, और बिहार से जो उनका सामाजिक ताना बाना है, घरेलू ताना बाना है, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है, जो एक चिंता की बड़ी बात है। वो दोनों साइड के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और नेपाल के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो मेरी अभी तक इस विषय को लेकर समझ कह रही है कि दोनों के लिए उतनी चिंता का विषय है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब होता क्या है कि अब ये जो बहाना बना रहे हैं, बालेन शाह बता रहे हैं कि भाई 2025-26 का जो इकोनॉमिकल सर्वे जो गिरा उसमें बताया गया कि 339 बिलियन रुपीस का नुकसान, राजस्व नुकसान नेपाल को हुआ। और उसके कारण जो वहां के जो विपक्ष के नेता लोग हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि भाई ये जो भारत है ये हमें आर्थिक तौर से हमारा शोषण करना चाहता है। और ये सारी चीजें जो ऑन पेपर इन्हें नजर आई कि ऑन पेपर ये चीजें चल रही, तो उसमें सुधार करना चाह रहे बालेन शाह।
क्योंकि इसी तरीके से जो चुन करके आई इनकी सरकार बनी, जो क्रांति इन्होंने किया, जो जैन जी की बात होती है वो क्रांति होती है, और ये चुन करके आ जाते हैं और ये सीधे सीधे कहते हैं कि भैया ये तमाम चीजें हो रही है। और दूसरा, केवल राजस्व की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो सीमा विवाद जो 2020 में भी उठा था, जब ये धारचूला रोड तैयार कर रही थी भारत सरकार, तो उस वक्त भी सीमा विवाद उठा था, लेकिन उस वक्त फिर सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर से बालन शाह ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है, भारत को भी चिट्ठी लिखी है और चाइना को भी चिट्ठी लिखी है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जो कि इधर काला पानी और लिपियाधुरा वाली जो इलाके हैं, जो लिपू लेक वाला इलाका है, वो सारे इलाके होकर के जो ये मानसरोवर यात्रा जाती रही है, तो उस पर अब रोक लगाने की बात कर रहे हैं कि भैया इस तरीके से आप नहीं जाएंगे। ये जमीन जो है वो नेपाल के अंदर आती है, जबकि वहां सड़कें भारत सरकार ने बनाई है। और भारत सरकार हमेशा से कहती रही कि 1816 की जो सुगौली संधि है उसको मानना चाहिए, और जिस संधि की बात भारत सरकार कर रही है उसी संधि की बात नेपाल सरकार भी करती है, लेकिन उसका परसेप्शन अलग अलग है। कि भाई एक नदी के पश्चिम की जो बात होती है कि भाई पश्चिम का इलाका जो वो भारत के फेवर में है, लेकिन नेपाल जो है उसे दूसरे तरीके से आंकती है कि भैया ये इस तरीके से है। अब भारत कह रही है कि 1950 से लेकर के अभी तक जो भी समझौते हुए हैं उसमें हर तरीके से ये पूरी जमीन हमारी है। जो काला पानी की बात करें, जो लिपू लेक की बात करें, जो लिपियाधुरा की बात करते हैं, ये सारे दर्रे हैं जो कि खुले, सुस्ता का इलाका भी है, जिसके माध्यम से जो है व्यापार भी अच्छा हो रहा है दोनों के देश के बीच में, और साथ ही जो मानसरोवर यात्रा चलती है वो इसी इलाके से होकर के जाती है। लेकिन जिस तरीके से अब कड़ा रुख बालन शाह अपना रहे हैं, उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि भैया न सिर्फ राजस्व की बात है बल्कि सीमा विवाद में भी चीजें उलझ रही है। अब देखिए, एक तरफ तो बालन शाह और जो नेपाल सरकार है वो ये कहती है कि भैया इस तरीके से आवागमन नहीं होगा, आपको हर तरीके से जो है नियमों का पालन करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा कि वहां पर नेपाल में जो है पेट्रोल की कीमत की बात कर ले, डीजल की कीमत की बात कर ले, वह महंगा है। अगर भारतीय रुपीस के तौर पर ही बात करें, हम नेपाली रुपीस को हम कन्वर्ट कर देते हैं भारतीय रुपीस में, तो लगभग तो भी महंगा पड़ता है। हाँ, 135 रुपए लीटर पेट्रोल है नेपाल में, और डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, वो लगभग 142 रुपए प्रति लीटर है। भारतीय रुपीस की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अगर हम आते हैं तो लगभग जो 105 के आसपास है प्रति लीटर पेट्रोल, और जो डीजल है वो करीब 94-95 रुपीस प्रति लीटर है यहाँ पर, जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है। तो करते क्या है, जो नेपाल वाले जो लोग हैं वो अपने वाहन को लेकर के बिहार में आते हैं, यहाँ से पेट्रोल भरवाना शुरू करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, इवन की वहां के ट्रक वाले इधर आ जाते हैं। सोचिए कि प्रति लीटर 35-40 रुपए तक का गैप हो रहा है, तो भारी जो है अंतर है दोनों देशों के बीच में। अब यहाँ पर प्रशासन ने एक थोड़ी सी चाबी घुमाई भारत सरकार ने कि यहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके, वहां पर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं कि भैया आप जो है इस तरीके से नेपाल की जो भी गाड़ियां उसको पेट्रोल डीजल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ भी तो राजस्व का नुकसान हो रहा है ना भारत सरकार को। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल हो रहा है, लेकर के जा रहे हैं, मतलब हजारों रुपए का प्रति ट्रक की बात कर लें, हजारों रुपए का नुकसान होता है भारत सरकार को। तो बस थोड़ी सी चाबी घुमाई और उसके बाद फिर वहां पे हाहाकार मचना शुरू होता है। वहां से जो है महिला नेता है वो चिट्ठी लिख देती है मोदी साहब को कि भैया आप रोटी बेटी के रिश्ते की लाज रखिए। भाई लाज एक तरफा थोड़ी रखा जाएगा, लाज तो दोनों तरफ से रखना होगा ना। देखिए आप एक जी, नेपाल जो है ना पिछले 15-20 साल से इस चक्र में उलझा हुआ है। वो भारत से अपने रिश्तों को नए तरीके से परिभाषित करना चाह रहा है। जो 1950 में जिस संधि की आप बात कर रहे हैं, भारत में नेपाल मैत्री संधि हुई, जिसमें नेपाल को ऐसा लगता है कि उनके साथ असमानता हुई है। उनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो राइट्स भारत ने कुछ अधिकार ज्यादा ले लिए हैं। जो आप महाकाली नदी की बात कर रहे हैं और जो सीमा विवाद है लगातार चला आ रहा है, जिसको लेकर अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी नेपाल ने आपत्ति जताई है कि हमारे क्षेत्र से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं और बिना हमारी इजाजत यात्रा नहीं कर सकते हैं, और ये भी यात्रा सदियों चली आ रही है। तो ये जो कम्युनिस्टों ने जो मानचित्र में जो खिलवाड़ किया, बीच में कई बार जो हमारी सीमाएं हैं उनके लिए खिलवाड़ किया उन्होंने, उनकी जो तमाम तरीके की डिमांड्स थी, या वो चीन के प्रति जो उनका कम्युनिस्ट प्रेम था, जो चीन के प्रति उनका झुकाव था, तो एक उन्होंने वहाँ परसेप्शन नेपाल में लगभग गढ़ दिया है कि भारत जो है बड़ा होने के कारण हमारे साथ अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हमारे दबाव बना के हमसे जो है बहुत सारी ऐसी चीजें ले जा रहा है जिससे हमको नुकसान हो रहा है। ऐसा नेपाल के जनमानस में कम्युनिस्टों ने ऐसा जनमानस बनाने की कोशिश की है,
और जो जेनजी है, आप जान रहे हैं कि जेनजी अभी जो नेपाल में जो सरकार है, वो एक वहाँ एक क्रांति हुई, क्रांति के बाद वो ओली की सरकार उखाड़ फेंकी जेनजीज ने, और बालेन शाह वहाँ के प्रधानमंत्री बन के आए, उनकी पार्टी बहुमत से में आई और प्रचंड बहुमत में आई। तो जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है, अभी हालांकि बालेन शाह उतने आक्रामक नहीं जितने आक्रामक ओली या प्रचंड हुआ करते थे। बालेन साहब फिर भी फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। ये जो कदम उठाया उन्होंने, इसमें भारत बहुत आपत्ति जता नहीं सकता है। उन्होंने भी सीमा विवाद को अभी पीछे रखा है। पर ये जो है कि भाई आप यदि भारत से खरीदारी करते हैं जाके, तो हमको एक राजस्व मिलना चाहिए, हमें कस्टम मिलना चाहिए। भारत भी दुनिया के तमाम देशों पे जो अलग तरीके गलत तरीके से सामान आ रहा है, भारत भी ये कार्रवाई करता है। भारत भी कोशिश करता है कि दुनिया किसी दूसरे देश से हमारे देश में ऐसे सामान ना आए, हमको उसका कस्टम मिलना चाहिए जो हमको हमारी बनती है, ड्यूटी बनती है। तो यदि वैसे देखा जाए तो बालेन शाह कोई गड़बड़ नहीं है, पर जो तरीका है, जो भारत से आत्मिक जुड़ाव है नेपाल का, जब भी उस पर चोट होगी, जब भी उस पर कोई भी नियम कानून लगाया जाएगा जिससे ये रिश्ते टूटने की स्थिति बनती है, तो स्वाभाविक है कि नेपाल में भी आक्रोश होगा और भारत में भी आक्रोश होगा। और नेपाल की इकोनॉमी अभी ऐसी नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी कह सकते हैं हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, भारत से सस्ते सामान नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ के जो कारोबारी हैं, जैसे हम अभी अपनी बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अपनी कौन सी स्कीम है जिसमें भारत में सामान बनाने की बात होती है। हाँ, मेक इन इंडिया वाली बात है। मेक इन लोकल इंडिया फॉर की बात कर रहे हैं, लोकल लोकल फॉर वोकल है, मेक इन इंडिया है। तो नेपाल में भी ऐसा एक नेरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई वहां से सस्ते सामान नहीं आएंगे तो हमारे कारोबारियों को, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पर भारत से जिद करके, और वो ऐसी कोई मतलब भारत पे दबाव बना के कोशिश करें कि वो चीजों को निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे और भारत झुक जाएगा, तो वो उनको गलतफहमी है बालेन शाह को। ये गलतफहमी ओली को भी थी, तो ओली की सरकार को जाना पड़ा। ये गलतफहमी प्रचंड को थी, उनको भी जाना पड़ा। तो भारत से दोस्ती करके और समझौते करके और एक सहमति, आपस में सहमति बना के, तब तो बहुत सारी चीजें वो लागू कर सकते हैं। वो जैसे उन्होंने अभी ये लागू किया सख्ती से कि भाई कोई ट्रांसपोर्ट जो है भारत का, कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है, अब 30 दिन से ज्यादा वहां नहीं रह सकता है, उसको उसको जब्त कर लिया जाएगा, है ना। या उन्होंने कहा कि कोई भी सामान, जैसे कि अब बताते हैं बॉर्डर पे कि झोले में भी जो सामान लेके जा रहे हैं, छोटा छोटा सामान ले जा रहे हैं, उसकी भी चेकिंग हो रही है। या भारत में बड़े पैमाने पे रिश्ते हैं, नेपाल में बेटियां वहां ब्याही हैं, वहां के बेटियां भारत में ब्याही हैं, बिहार में ब्याही हैं। तो अब वो आवागमन बहुत सामान आवागमन है। जैसे हम अपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अभी तक ऐसा था भाई, आप बेटी के घर जा रहे हो तो कुछ सामान लेके जा रहे हो, उधर से कोई बेटी के घर आ रहा तो कुछ सामान लेके आ रहा है। तो वो जो चेकिंग हो रही है, तो वो लोग बहुत अपमानजनक महसूस कर रहे हैं। लोगों को बड़ा अपमानजनक लग रहा है कि वो अपने घर जा रहे हैं, अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं, अपने समधी के यहाँ जा रहे हैं, अपने साड़ू के यहाँ जा रहे हैं, और उनके झोले की तलाशी हो रही है, उनके बैग की तलाशी हो रही है। तो बड़ा अपमानजनक उनको लग रहा है। तो ये जो सेंटीमेंट्स है, ये सेंटीमेंट्स को नेपाल नहीं समझेगा, तो फिर बालेन शाह को बहुत दिक्कत होने वाली है, जो मेरी समझ कह रही है। उसी सेंटीमेंट्स बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता है। अब सपोज कोई बेटी आई है, ब्याही गई है बिहार में, और यहाँ पे जब वो मायके लौटती है तो एक तरीके से परंपरा नहीं, कुछ दिया जाता है, कुछ सोने की चीजें दी जाती है। तो अगर वो कान के झुमके भी पहन के जा रही है तो उसको बिल दिखाना पड़ेगा, और क्या वो बिल दिखा कर उस पर उसे शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि मुंह दिखाई तो उन्हें यहाँ पे ससुराल में मिली, और मुंह दिखाई दूसरा है, उन्हें सीमा पर भी देना पड़ रहा है, सीमा पे देना पड़ रहा है। यस, देना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें हो रही है। अब जो हम लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार ने अपनाया, यहाँ पर अच्छी बात है कि वोकल फॉर लोकल होइए, आप अपने यहाँ पे इन चीजों को चलाइए, मेक इन नेपाल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप कच्चे माल उठाइए, भारत से उठाइए, चाइना से उठाइए, जहां से उठाइए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अब हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अगर लोग आ रहे हैं बिहार के सीमावर्ती इलाके में आकर के वो कोई सौदा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, और प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं है और महंगा है। यही वजह है कि यहाँ पे आगे के लोग ले रहे हैं। और बहुत सी चीजों पे तो साफ साफ प्रतिबंध लगा दिया कि आप तेल नहीं खरीद सकते बिहार से, आप जो है मांस नहीं खरीद सकते। कई चीजें ऐसी है जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है कि आप अधिक पैसा देकर के या कस्टम ड्यूटी चुका करके भी वो सामान नहीं ले जा सकते। पूरा प्रतिबंध, इसका बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया नेपाल सरकार ने। अब सवाल ये उठता है कि
हर तरीके से जो अब आपसी मतभेद वाली बात हो गई है, भारत सरकार बहुत ही धैर्यपूर्वक सारी चीजों को देख रही है कि भाई हम किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेपाल देखिए हर तरीके से अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो ये बफर स्टेट है। जो नेपाल है वो बफर हम्म, स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच में। तो हम्म, नेपाल को पूरी तरीके से बहुत सख्ती के साथ भारत देख भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से हित हैं, राजनीतिक और रणनीतिक और सामरिक हित हैं जो कि जुड़े हुए नेपाल के साथ में। नेपाल को इसी बात का फायदा मिलता रहा है, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट वाली बात जो अवधारणा है भारत सरकार की, उसका पालन हमेशा से करती रही भारत सरकार। और नेपाल को इस बात का फायदा मिलता है, चाइना उसको लालच इस बात का देता है कि भैया आप हमारे साथ आ जाइए, तो उनको एक तरीके से बेस मिल जाएगा भारत के खिलाफ में। तो ऐसी स्थिति में भारत की मजबूरी भी है कि भाई हर तरीके से, चाहे वो कितनी भी बदमाशी कर ले, बदतमीजी कर ले। एक होता है ना कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई की हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता है, उसका नखरे हम्म, बर्दाश्त कर लेता है और समझाता है कि भैया समझ जाओ, अगर ऐसा करते रहोगे तो आगे वाले दिनों में तुम्हारी बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। ये बार बार समझा रही है भारत सरकार। लेकिन जो समझने की बात है, जब भी सरकार वहां बदलती है तो अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के विवाद होते हैं, चाहे वो ओली सरकार आई हो, चाहे प्रचंड सरकार आई हो, चाहे अब हम बालन शाह की सरकार की बात कर रहे हैं। तो जो ऑन पेपर चीजें उनको दिखती है, और ये भी कह सकते हैं कि बालन शाह में जो राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए वो है नहीं। आंदोलन से उठे हुए लोग हैं ये, जैनजी आंदोलन से उठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और हालात ऐसे होते हैं कि महीने भर भी इनका गृह मंत्री नहीं चल पाता, इनका श्रम मंत्री गृह नहीं चल मंत्री को पाता, तो इस्तीफा, उनको हाँ, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप इस्तीफा बिल्कुल देना सही पड़ बात कह जाता रहे हैं कि ये दो तरफ़ा भारत के लिए बड़ा चैलेंज है इस समय कि एक ऐसी सरकार है जो जनजी आंदोलन से निकल के आई है। वो कितना है। स्थिर हाँ, रहने वाली है, उनकी नीतियाँ कितनी स्थिर रहने वाली हैं, वो कितने दिन तक अपनी चीज़ों पे अड़े रहते हैं, या क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं जो सरकार चलाने की या एक राष्ट्र की, उसको भी उनकी समझ है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। पर चाइना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाइना बिल्कुल चाह रहा है। चाइना पिछले 15-20 साल से लगातार भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान तो चलो ठीक है, हम तो उनसे तो युद्ध ही लड़ रहे हैं। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध, बीच में श्रीलंका से हमारे संबंध बहुत खराब हो गए थे। अभी थोड़ा संबंध ठीक है श्रीलंका अपेक्षाकृत, नेपाल और बांग्लादेश और बाकी देशों के मुकाबले श्रीलंका से संबंध थोड़ा ठीक है हमारे। तो चाइना तो ये चाह रहा है कि भारत के आसपास जो भी भारत की जो नीति है, पड़ोसी प्रथम या जो नेबरहुड फर्स्ट की बात आप कर रहे हैं, उसको कैसे कमजोर किया जाए। भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, पर ये रिश्ते पिछले 10-15 साल में कमजोर भी हुए। तो इसका एक पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो पड़ोसी राष्ट्र है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भारत ज्यादा मजबूत हो रहा है। भारत पिछले 10-15 साल में ग्लोबल जैसे ताकत बना है, तो कई बार ये भी होता है कि जब आप दूसरा पड़ोसी कोई मजबूत होता है तो अपने को छोटा जो पड़ोसी होता है वो असुरक्षित महसूस करने लगता है कि अब जो है हमारी बार्गेन करने की पावर जो है पड़ोसी से कम होती जा रही है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो भारत पिछले 14-15 साल में, 20 साल में ग्लोबली भारत की पावर बढ़ी है, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भारत के लिए बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल या बांग्लादेश के, जी, हाँ, और देखिए जिस तरीके से ये जो बेल्ट की बात होती है, जो चाइना रोड कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, नेपाल में पहुंचना चाह रहा है, और इधर से भारत और इसके बीच में, जो नेपाल के बीच में समझौता हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन की पूरी जाल बिछाई जा रही है, जोगबनी से लेकर के रक्सौल से लेकर के पूरे काठमांडू तक, ये सारे समझौते हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से चाइना को लगता है कि भाई अगर ये समझौते हो गए हैं और इस तरीके से ये रेल का पूरा जाल अगर भारत यहाँ पे बिछा देता है, तो इसका नुकसान आने वाले दिनों में चाइना को ही होगा, क्योंकि बफर स्टेट है नेपाल। और अगर हम आपसी रिश्ते की बात करें तो देखिए, एक तरफ तो जो नेपाल है वो ये कह करके धमका रहा है भारत को कि आपके पर्यटक जो है वो 30 दिन से ज्यादा हमारे यहाँ रह नहीं सकते, उनकी गाड़ियां नहीं रह सकती। और दूसरा पक्ष आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदा गोरखा रेजिमेंट है भारत में। यहाँ पर 32,000 हम्म, गोरखा, यानी कि 32,000 नेपाली नागरिक हमारी सेना का हिस्सा है। अब इससे ज्यादा मैंने बड़ा एग्जांपल क्या दिया जाए? जी। मैं हमने हमने और हम जो शुरुआत में बात कही थी ना कि हमारा नेपाल से तो हमारा हमेशा ऐसा रिश्ता रहा है जैसे हम दो भाई हैं, ऐसा रिश्ता रहा है। हमने नेपाल के लोगों को कभी दूसरा माना ही नहीं। नेपाल तो एक लगता था कि अपने ही देश का एक हिस्सा जैसा है, ऐसा प्रेम था। नेपाल एक अलग राष्ट्र है, उनकी अलग पहचान है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उनके लोगों से हमारा जो जुड़ाव है, उनके लोगों से जो हमारा लगाव है, उनके लोगों से जो हमारा प्रेम है, वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई दूसरे राष्ट्र से आते हैं ये लोग। जैसा कि आप बता रहे हो, गोरखा रेजिमेंट है बाकायदे भारत सरकार में, भारत में, और वो लगातार मतलब हमारे साथ सीमाओं पे लड़ते हैं जाके वो हमारे लिए।
तो बिल्कुल। पर नेपाल का पिछले 15-20 साल का जो आप देखें ये नेपाल का जो करेक्टर बदला है, एकदम से बदला है। जब वहाँ लेफ्ट राजशाही खत्म हुई और लेफ्ट सरकारें आई हैं, जो उनका करेक्टर बदला है उन्होंने, एकदम 360 उनका करेक्टर चेंज हुआ है। और भारत के प्रति अब सब लेफ्ट लेफ्ट अप्रोच तो भारत में ही लेफ्ट खत्म हो गया है, क्योंकि लेफ्ट भारत में था ही नहीं कभी। भारत बाहरी सोच है लेफ्ट यहाँ पे, तो वो भारतीय के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं नेपाल की, जब भारत की लेफ्टिस्ट पार्टियों पे आरोप लगते थे कि भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो जब युद्ध हुए 62 का युद्ध हुआ चाइना से, तो वो चाइना के साथ खड़े थे, है ना? चाइना तो के वो साथ हमेशा चाइना रशिया के साथ खड़े दिखते हैं। जब भारत की बात आती है तो चाइना रशिया उनके लिए पहले होता है। तो हम उस विषय पर नहीं जाते हैं, पर नेपाल को ये समझना चाहिए, बालेन शाह सरकार को ये समझना चाहिए कि भारत बड़े भाई के रूप में दरियादली दिखाता है, तो आप उनका सम्मान करें। आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो भारत से आप लड़ के कभी खुश नहीं रह सकते हो। बेशक चाइना वहाँ पे जो बिल्कुल। चाइना बहुत और सारी चीजें दूसरा वहाँ ये पे भी रोड। देखिए, हाँ हाँ, जी। हाँ, ठीक है। और दूसरा ये भी देखिए कि देखिए अगर भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल तमाम नियम अगर अपने यहाँ लागू कर दिया, भारत के कई ऐसे बंदरगाह हैं जिसका इस्तेमाल नेपाल सरकार करती है। वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री से या फिर दूसरी जगहों से खाड़ी देशों से जो चीजें आती है वो भारत के बंदरगाह से होकर के ही नेपाल तक चीजें पहुंचती है। अगर उस पर रोक लगा दी भारत ने, केवल ये कहा कि भाई आप हमारे बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? अब हम एक तरीके से सामरिक रिश्ते की बात कर रहे हैं कि वो गोरखा रेजिमेंट हमारे, दूसरी तरफ अगर हम सांस्कृतिक रिश्ते की बात करें तो तमाम योजनाएं हैं। आपने भी बताया कि भाई हमें पता ही नहीं चला कब कि हम कब भारत से नेपाल पहुंच गए, नेपाल और भारत के बीच में कभी हमने कोई अंतर नहीं पाया, वहां की संस्कृति में भी अंतर नहीं पाया। आप सोचिए कि वहां लुम्बिनी में जन्मे हुए भगवान बुद्ध जो है वो भारत आते हैं और भारत में आकर के अपने आप पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधाराएं तमाम यहाँ पे बनती है। हमने कभी बहुत से लोग तो ऐसा अगर आप पूछेंगे तो उनको यही नहीं पता होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। वो तो मानते हैं कि भाई हमारे भारत के ही, भारत में रचे बसे हर तरीके से। अब जनकपुर से अयोध्या के बीच में लिंक को जोड़ा जा रहा है, वहां पे पूरा ही रोड निर्माण की बात चल रही है। उधर वाराणसी से काठमांडू को जोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पशुपतिनाथ है, यहाँ पे विश्वनाथ है, दोनों के बीच में लिंक जोड़ा जा रहा है। लुम्बिनी से बोधगया को जोड़ा जा रहा है, अब अयोध्या को जनकपुर से जोड़ा जा रहा है। तमाम रिश्ते आप इसको कैसे तोड़ देंगे? आप केवल राजनीतिक फायदा या अपने स्वार्थ के लिए या आपने कोई रणनीति ऐसी बना ली है राजस्व के लिए, आप इस रिश्ते को कैसे आप नजरअंदाज कर देंगे? भले देश दो है, दिल एक है, एक धड़क रहा है। और अगर केवल इसके आधार पर आप अलग अलग हो जाते हैं कि हम राजस्व अच्छा कमाना चाहते हैं, हम सीमा विवाद में नहीं उलझना चाहते हैं, तमाम चीजें आप करते हैं। आप सोचिए कि जब ये सारी चीजें लागू हुई तो वहां के मधेश सांसद जो हैं, मधेश इलाके में जो रहने वाले तमाम लोग मधेशी हैं, वो जाकर के काठमांडू में घेराव करते हैं, गृह मंत्री का घेराव करते हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो जब संस्कृति एक है, आपसी भाईचारा एक है, बेटी का रिश्ता है और ऐसे में आप कड़वाहट घोलने की कोशिश करते हैं, तो ये अंदाजा नेपाल के लोगों को भी है कि अगर आने वाले दिनों में जो रुख ये बालिन शाह ने अख्तियार किया, अगर ऐसा ही रुख भारत ने अख्तियार कर लिया, मोदी सरकार ने अगर थोड़ी सी चाबी घुमा दी, तो क्या होगा? कई मौकों पर दिखा चुकी है, केवल 1 महीने 2 महीने के लिए जब चाबी घुमाया तो हाहाकार मच गया। रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई, नमक तक इतनी महंगी हो गई कि भैया उनके लिए वो लेना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुझे लगता है कि या तो अब सही समय का इंतजार कर रही है मोदी सरकार, या फिर केवल और केवल इस बात का फायदा मिल रहा है नेपाल को कि वो बफर स्टेट है और चाइना के साथ में भारत के रिश्ते कैसे हैं वो सबको पता है। जी। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी भी चाबी मोदी सरकार ने घुमा दी तो नेपाल में मतलब हाहाकार मच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नेपाल ये जानता है, अच्छी तरह नेपाल जानता है। अभी अभी जो चीज़ें जो नेपाल सरकार का जो ताज़ा निर्णय है कि भाई वो भंसार लेंगे, उससे भी नेपाल में महंगाई बढ़ने की बहुत उम्मीद है। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ पे आम लोग हैं, जिनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी, बिना टैक्स के सामान ले आते थे, तो स्वाभाविक वहाँ महंगाई बढ़ेगी। यदि ये गाड़ियों पे जो उन्होंने अंकुश लगाया है कि 30 दिन से ज़्यादा जो लोग मतलब गाड़ी नहीं रह सकती है कोई प्राइवेट गाड़ी, तो वहाँ का टूरिज्म प्रभावित होगा। नेपाल का टूरिज्म बड़ी मतलब भारत पे ही निर्भर है। यदि वहाँ का टूरिज्म का आप रेशियो देखोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश से लोग आते हैं नेपाल में टूरिज्म के नाम पे, तो भारत से ही लोग जाते हैं। अभी मतलब काठमांडू के तमाम होटल्स यदि मालिकों से आप बात करोगे तो देखोगे तो बहुत चिंतित हैं वो लोग। ये जो नया नियम आया कि
प्राइवेट गाड़ी 30 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, वो जब्त कर ली जाएगी। तो इससे काफ़ी वहाँ पे दहशत का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ, ऑलरेडी मचा हुआ है। क्योंकि भारतीय पर्यटक जो है कहीं ये दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। अभी जैसे कल ही मोदी जी ने कल अनाउंस किया है कि भाई आप अभी विदेशों में मत जाइए घूमने के लिए। तो नेपाल को समझना चाहिए, एक देश इसका नुकसान भोग चुका है। यदि आपको याद होगा, एक देश को जो है एक फोटो विजुअल से उन्होंने जो कहानी कही थी, उस देश को घुटने के बल आना पड़ा था। उनके टूरिज्म मिनिस्टर से लेके उनके राष्ट्रपति तक को जो है भारत के शरण में आना पड़ा था। तो यदि वो किसी के बहकावे में, किसी पड़ोसी राष्ट्र के बहकावे में ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो नेपाल का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं बजाय फायदा के। जी भारत से ही दीर्घकालिक उनको संबंध जो है उनके काम आने वाले हैं, और भारत को इग्नोर करके वो दुनिया किसी राष्ट्र से संबंध बना ले, जितने प्रकार संबंध बना ले, तो वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि पड़ोसी बगल में बैठा हुआ है, और वो मजबूत पड़ोसी बैठा हुआ है, ऐसा पड़ोसी बैठा हुआ है जिसकी ग्लोबल पावर है आज की डेट में। आप उसको इग्नोर करने की जितनी कोशिश करोगे, आप अपना नुकसान करते जाओगे। हाँ, आपको जो नुकसान हो रहा है, आपको लगता है कि कहीं आपके साथ अहित हो रहा है, कोई ऐसा कोई समझौता हुआ था कि जिसमें नेपाल को नुकसान आपको महसूस होता है, तो आप बात कर सकते हो, टेबल पे आइए। उसके चैनल दूसरे हैं, उसके चैनल ये सब नहीं हो सकता कि आपको ऐसा निर्णय ले लो, तानाशाही टाइप का निर्णय ले लो, उससे आप सोचो कि भारत सरकार झुक जाएगी, भारत सरकार दबाव में आ जाएगी। यदि बिहार और यूपी के कुछ जिलों के कारोबारी प्रभावित होते हैं, तो बालेन शाह को ऐसा लगता है कि इससे मोदी सरकार झुक जाएगी, तो गलतफहमी में है वो। यदि मोदी सरकार वो अमेरिका के सामने नहीं झुक रही है, मोदी सरकार यूरोप के सामने नहीं झुक रही है, पूरा यूरोप कहता रह गया रशिया से आप तेल मत खरीदिए, और मोदी सरकार तेल खरीद रही है, तो बालेन शाह इस गलतफहमी में है कि हमारे छोटे छोटे कदमों से मोदी सरकार झुक जाएंगे और टेबल पे आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा वो भ्रम पाले बैठे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो, और उनका बहुत नुकसान करने वाले नेपाल की जनता का वो। बिल्कुल, और भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी है कि उनकी निर्भरता हमेशा भारत पर बनी रहेगी। आप चाइना के साथ उस तरीके से आप व्यापार नहीं कर सकते। भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है चाइना के साथ आपके व्यापार करने का। भारत के ऊपर आप बिल्कुल अनुकूल नहीं, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो बेशक ट्रेन बना ले, बेशक रोड बना ले, वो रेट कभी भी प्रभावित हो सकता है। और फिर नेपाल भारत के बिना तो वो दुनिया में कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कहीं से भी सामान आने का कोई संसाधन नहीं उनके पास है। हाँ, और जितनी जल्दी ये बात समझ जाए बालेन साहब, उतना बढ़िया है। हमारी तो बेस्ट विशेष है कि जल्दी आपको सद्बुद्धि आ जाए, आप समझ जाए चीजों को, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, ये परस्पर रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नेपाल पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। भारत की भी निर्भरता कई चीजों में उनके ऊपर है। तो कुल मिलाकर के बेहतर यही होगा कि आपसी रिश्ते और बेहतर हो जाए। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी, धन्यवाद, नमस्कार।